सोचिए, एक आदमी जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, ना कोई सेना में बड़ा पद संभाला, लेकिन उसकी कलम और शब्दों ने पूरी दुनिया में सरकारें गिरा दी, युद्ध शुरू करवा दिए और लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। वियतनाम से लेकर चिली तक, भारत से लेकर चीन तक, हर जगह उसकी छाया थी। उसका नाम हेनरी किसिंजर। आज हम खोलेंगे उस आदमी के डिप्लोमेटिक खेलों का राज, जिसने राजनयिक को खून और साजिश में रंग दिया। पहला अध्याय, किंजेसर सत्ता का अदृश्य बादशाह। हेनरी किसिंजर का जन्म 1923 में जर्मनी के फ्यूर्थ नाम के छोटे से शहर में हुआ था। यह वह समय था जब हिटलर की नाजी ताकतें उभर रही थीं। यहूदी होने के कारण किंगस्टन का परिवार 1938 में अमेरिका भाग आया। यहीं से उसकी कहानी शुरू होती है, एक शरणार्थी लड़के से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर राजनयिक तक का सफर। तो अमेरिका में पढ़ाई के दौरान किसिंजर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में पीएचडी की, लेकिन वह सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं था, वह सत्ता का छात्र था जो हर किताब में सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि दुनिया पर राज कैसे किया जाए। दूसरा अध्याय, रियल पॉलिटिक, किसिंजर का हथियार। तो किसिंजर की सबसे बड़ी खासियत थी उसका रियल पॉलिटिक पर विश्वास। इसका मतलब था कि नैतिकता, आदर्श, इंसानियत सबको किनारे रखो, सिर्फ अपने देश के हित के लिए चाल चलो, चाहे कीमत कुछ भी हो। वह मानता था कि अगर किसी सरकार को हटाना, किसी देश को युद्ध में झोंकना या किसी नेता की हत्या भी अमेरिका के हित में है, तो वह न सिर्फ सही है बल्कि जरूरी है। तीसरा अध्याय, वियतनाम युद्ध और शांति का झूठ। 1969 में किसिंजर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना। उस समय वियतनाम युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका में लाखों लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर थे। किसिंजर ने एक मास्टर प्लान बनाया और शांति वार्ता के नाम पर वियतनाम में बमबारी बढ़ा दी। बम देम इनटू सबमिशन, यानी इतना बम गिराओ कि वे घुटनों पर आ जाएं। यह किसिंजर का सोच थी। गुप्त रूप से उसने कंबोडिया और लाओस पर भी बमबारी करवाई, जबकि आधिकारिक तौर पर अमेरिका कह रहा था कि ये देश युद्ध में शामिल नहीं है। इस गुप्त ऑपरेशन में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। फिर 1973 में उसने पेरिस पीस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए और नोबेल शांति पुरस्कार जीत लिया। ब्रह्मणा देखिए, जिसने लाखों को मारा वही शांति दूत बन गया। चौथा अध्याय, चिली का तख्ता पलट, लोकतंत्र की हत्या। तो 1970 में चिली में समाजवादी नेता सल्वाडोर आयंदे चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। अमेरिका को डर था कि वह सोवियत संघ के करीब चला जाएगा। किसिंजर ने CIA को आदेश दिया कि चिली को अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दो, सेना को उकसाओ और आयंदे को सत्ता से हटाओ। तो 1973 में जनरल ऑगस्टो पिनोचे ने तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति भवन पर बमबारी हुई और आयंदे की हत्या कर दी गई। इसके बाद 17 साल तक चिली में सैन्य तानाशाही रही, जिसमें हजारों लोगों को यातना देकर मारा गया। किसिंजर ने पिनोचे को खुला समर्थन दिया और कहा, आई डोंट सी वाई वी नीड टू स्टैंड बाय एंड वॉच ए कंट्री गो कम्युनिस्ट ड्यू टू द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स ओवन पीपल, यानी अगर लोग खुद अपने देश को कम्युनिस्ट बना रहे हैं तो हमें बैठकर तमाशा क्यों देखना चाहिए। पांचवा अध्याय, भारत और 1971 का युद्ध। किसिंजर की डिप्लोमेसी भारत के लिए भी एक कड़वा अध्याय है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने लाखों बंगालियों का नरसंहार कर दिया। लाखों शरणार्थी भारत आए। भारत ने शांति से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन किसिंजर और निक्सन ने पाकिस्तान के जनरल याह्या खान को खुला समर्थन दिया, क्योंकि याह्या खान अमेरिका और चीन के बीच गुप्त संदेश वाहक का काम कर रहा था। जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की तो अमेरिका ने USS एंटरप्राइज का नाम परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। किसिंजर का उद्देश्य था कि भारत को डराकर रोकना, लेकिन भारत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और बांग्लादेश आजाद हो गया। किसिंजर ने बाद में इंदिरा गांधी को अहंकारी महिला कहकर अपमानित किया और भारत के खिलाफ आर्थिक व राजनीतिक दबाव बढ़ाया। छठा अध्याय, चीन कार्ड, 20वीं सदी का सबसे गुप्त यात्रा।
तो 1970 के शुरुआती दशक में अमेरिका और चीन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। 1962 के बाद चीन और सोवियत संघ के बीच भी संबंध खराब हो चुके थे। किसिंजर ने इस दरार को भांप लिया और एक खतरनाक चाल चली, अमेरिका चीन दोस्ती। तो 1971 में किसिंजर ने गुप्त रूप से पाकिस्तान के रास्ते बीजिंग की यात्रा की। आधिकारिक रिकॉर्ड में यह बीमार होने के कारण आराम बताया गया, लेकिन असल में यह माओ जेडोंग और प्रधानमंत्री चो एल लाई के से मिलने गया था। उसने चीन से कहा कि हमारे बीच की दुश्मनी को भूल जाइए, हम साथ मिलकर सोवियत संघ को घेर सकते हैं। 7वां अध्याय, पिंग पोंग डिप्लोमेसी और दुनिया की चौंकाने वाली तस्वीरें। तो किसिंजर की इस गुप्त यात्रा के बाद 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन खुद चीन पहुंचे। यह कोल्ड वार के दौरान सबसे चौंकाने वाली डिप्लोमेटिक घटना थी। मीडिया ने इसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी नाम दिया क्योंकि अमेरिका टेबल टेनिस टीम को चीन बुलाया गया था और यही एक संकेत था कि दोनों देशों में बर्फ पिघल रही है। यह कदम अमेरिका के 3 कारणों से मास्टर स्ट्रोक था। पहला तो था सोवियत संघ पर दबाव। अब यूएसएसआर को डर था कि चीन और अमेरिका उसके खिलाफ एक हो सकते हैं। दूसरी बात, वियतनाम पर दबाव था कि चीन वियतनाम का समर्थक था और अमेरिका ने चीन से कहकर वियतनाम पर शांति के लिए दबाव डलवाया था। तीसरी बात, वैश्विक शक्ति संतुलन। तो अमेरिका ने दुनिया को दिखाया कि वह अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी दोस्ती कर सकता है अगर रणनीति की मांग हो। 8वां अध्याय शुरू होता है कि सोवियत संघ को घेरने की योजना बनी। चीन से दोस्ती करने के तुरंत बाद किसिंजर ने सोवियत संघ के साथ स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक यानी सॉल्ट फर्स्ट पर बातचीत शुरू की और सोवियत नेता ब्रेजनेव को भी डर था कि चीन अमेरिका गठबंधन उसे अलग थलग कर देगा, इसलिए यूएसएसआर ने परमाणु हथियारों की सीमा तय करने पर सहमति दे दी। यानी एक तरफ अब अमेरिका चीन से दोस्ती कर रहा था, दूसरी तरफ सोवियत संघ से हथियार कम करने की डील कर रहा था और बीच में दोनों महाशक्तियां अमेरिका को खुश करने के लिए होड़ कर रही थी। 9वां अध्याय, भारत पर डबल प्रहार। तो किसिंजर का चीन से नज़दीकी बनाना भारत के लिए सीधी चुनौती था। 1971 के युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े थे। किसिंजर ने भारत को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कई बार वीटो करवाए और विकास के लिए मिलने वाली मदद पर भी दबाव बनाया। उस समय इंदिरा गांधी को समझ में आ गया था कि किसिंजर सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि एक गेम मास्टर है जो अपनी चालों से किसी भी देश को मोहरा बना सकता है। 10वां अध्याय, मध्य पूर्व की आग। तो 1973 का योम किप्पूर वार अरब देशों और इजराइल के बीच हुआ था। किसिंजर के करियर का एक और खतरनाक मोड़ था जब मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका ने इजराइल को हथियार और जानकारी देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और फिर किसिंजर ने सटल डिप्लोमेसी शुरू की, यानी एक देश से दूसरे देश जाकर बारी बारी से वार्ता करना। तो उसकी इस डिप्लोमेसी से युद्ध खत्म हुआ, लेकिन असल जीत अमेरिका की थी क्योंकि उसने अरब तेल उत्पादकों को समझौते पर लाकर अपने तेल हित सुरक्षित कर लिए। 11वां अध्याय, अफ्रीका में मौत की डिप्लोमेसी। तो 1970 के दशक में अफ्रीका आज़ादी के बाद अपनी नई पहचान बना रहा था, लेकिन किसिंजर के लिए ये महाद्वीप सिर्फ एक और शतरंज का बोर्ड था। अंगोला, मोजाम्बिक और कांगो में इसने CIA के जरिए विद्रोही गुटों को फंड दिया ताकि वहां के नए स्वतंत्र लेकिन समाजवादी झुकाव वाले नेताओं को सत्ता से हटाया जा सके। 1975 में अंगोला में गृहयुद्ध भड़का। किसिंजर ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार को गुप्त रूप से विद्रोहियों को हथियार देने के लिए उकसाया। परिणाम, हजारों लोग मारे गए और अफ्रीका का एक और देश दशकों तक अस्थिरता में डूब गया। 12वां अध्याय, इंडोनेशिया और ईस्ट
तिमोर का नरसंहार। तो दिसंबर 1975 किसिंजर और राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। सिर्फ एक दिन बाद इंडोनेशियाई सेना ने छोटे से क्षेत्र ईस्ट तिमोर पर हमला कर दिया। ये हमला पूरी तरह किसिंजर की स्वीकृति से हुआ था। ईस्ट तिमोर के लोग स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन किसिंजर के लिए इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी था। इस हमले में पहले साल में ही 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, जो उस क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग 1/3 था। अमेरिका ने न सिर्फ इसे रोका नहीं, बल्कि इंडोनेशिया को और हथियार बेचे। तो 13वां अध्याय, साइप्रस का विभाजन। तो 1974 में ग्रीस समर्थित तख्ता पलट ने साइप्रस की सरकार को गिरा दिया। इसके तुरंत बाद तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। यूरोप में एक बड़ा संकट था, लेकिन किसिंजर ने चुप्पी साध ली, क्योंकि अमेरिका के लिए ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो के अहम सदस्य थे और किसी एक को नाराज नहीं करना चाहता था। उसकी चुप्पी का मतलब था कि हिंसा और विभाजन को हरी झंडी देना। आज तक साइप्रस का मसला पूरी तरह सुलझा नहीं है और उस समय की डिप्लोमेसी की विफलता में किसिंजर की भूमिका गहरी है। 15वां अध्याय, ऑपरेशन कॉन्डोर, मौत का नेटवर्क। तो दक्षिण अमेरिका में 1970 के दशक में ऑपरेशन कॉन्डोर नाम का एक गुप्त सैन्य गठबंधन बना, जिसमें चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील की तानाशाह सरकारें शामिल थीं। इन देशों ने मिलकर हजारों राजनीतिक विरोधियों को खोज कर मार डाला। CIA और अमेरिकी विदेशी मंत्रालय ने इस पर आंख मूंद ली, बल्कि कई मसलों में किसिंजर ने खुलकर इन सैन्य नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन किया। तो यह सिर्फ कूटनीति नहीं थी, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी आतंकवाद था, जिसमें अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर मौत बांट रहा था। 15वां अध्याय, अफ्रीका और एशिया में CIA के गुप्त खेल। तो किसिंजर के दौर में CIA ने न सिर्फ जासूसी ही नहीं, बल्कि सरकारें गिराना, नेताओं की हत्या करवाना और विद्रोह भड़काना अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। चाहे अफ्रीका में अंगोला और जेरे या एशिया में अफगानिस्तान और लाओस, हर जगह उसका दखल था। उसके लिए डिप्लोमेसी का मतलब था कि अगर किसी देश की सरकार हमारे हिसाब से नहीं चलती तो उसे गिरा दो। और यही सोच अमेरिका को आने वाले दशकों में अनगिनत युद्धों में घसीटती रही। 16वां अध्याय, शांति की परछाई। 1973 में किसिंजर को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वजह थी वियतनाम युद्ध खत्म करने के लिए पेरिस पीस अकॉर्ड, लेकिन असलियत ये थी कि वह शांति समझौता उस युद्ध का सिर्फ अध्यायी विराम था। अमेरिका ने 1973 में अपने सैनिक भले ही वापस बुला लिए हों, लेकिन वियतनाम में लड़ाई 1975 तक जारी रही और दक्षिण वियतनाम की सरकार गिर गई। अजीब बात यह है कि जिस दिन किसिंजर को पुरस्कार मिला, उसी दिन लाखों लोग अब भी युद्ध के मलबे में रहे थे और जिस शांति की वजह से उसे सम्मानित किया गया, वही समझौता कुछ ही महीनों में टूट गया। 17वां अध्याय, आलोचना का दमन। तो नोबेल कमेटी के कुछ सदस्यों ने इस फैसले का विरोध किया, यहां तक कि एक सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसिंजर के लिए ये मायने नहीं रखता था। उसने इस पुरस्कार का इस्तेमाल अपनी मास्टर डिप्लोमेट वाली छवि को मजबूत करने के लिए किया। अमेरिकी मीडिया, जो पहले वियतनाम युद्ध की आलोचना कर रहा था, अचानक किसिंजर को पीस मेकर एंड स्ट्रेटेजिक जीनियस कहने लगा। क्यों? क्योंकि व्हाइट हाउस में मीडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, इनसाइडर स्टोरीज और लीक की हुई खबरों के जरिए अपने पक्ष में कर लिया था। 18वां अध्याय, मीडिया मैनिपुलेशन का मास्टर। किसिंजर को समझ था कि असली ताकत सिर्फ गुप्त बैठकों या युद्ध के मैदान में नहीं होती, असली ताकत कहानी सुनाने वाले के हाथ में होती है। इसलिए उसने पत्रकारों को चाय डिनर पर बुलाया, ऑफ द रिकॉर्ड जानकारियां देकर और कभी कभी गुप्त सूचनाएं लीक करके अपना नेटवर्क बना लिया। परिणाम क्या हुआ? जब भी कोई उसके ऑपरेशन की आलोचना करता तो मुख्य धारा मीडिया में एक नया नैरेटिव चल पड़ता। हाँ, एक कदम कठोर थे, लेकिन देश के हित में जरूरी थे। 19वां अध्याय, किसिंजर ब्रांड, ताकत और रहस्य का मिश्रण। किसिंजर ने अपने आप को सिर्फ एक डिप्लोमैटिक के रूप में नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति केंद्र के रूप में पेश किया। उसके भाषणों में इतिहास के गहरे संदर्भ होते, चेहरे पर हमेशा गंभीरता और पब्लिक में
कम दिखाई देने की आदत है, ये सब मिलकर उसे एक छाया से शासन करने वाले व्यक्ति की छवि देते हैं। उसने किताबें लिखी, लेक्चर दिए और अपने अनुभवों को ऐसे पेश किया जैसे वो ही दुनिया का असली नक्शा बनाने वाला है। यह सब होते हुए भी उसके अंधेरे फैसले पर पर्दा डालने का काम जारी रहा। 20वां अध्याय, आलोचकों की आवाज दबाने के तरीके। किसिंजर के विरोधियों में पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और यहां तक कि कुछ अमेरिकी सीनेटर भी शामिल थे, लेकिन इन आलोचकों को या तो विद्रोही कहा गया या फिर उनकी बातों को राष्ट्रहित के खिलाफ प्रचार बताकर नकार दिया गया। उसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कई सरकारी दस्तावेज सील करवा दिए ताकि असली सच सामने ना आ सके। तो 21वां अध्याय, व्हाइट हाउस से विदाई लेकिन सत्ता से नहीं। तो 1977 में रिचर्ड निक्सन ने इस्तीफे और जेराल्ड फोर्ड की हार के बाद किसिंजर का आधिकारिक कार्यालय खत्म हुआ, लेकिन यह उसकी ताकत का अंत नहीं था। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद उसने किसिंजर एसोसिएट्स नाम की कंसल्टिंग फर्म बनाई, जो असल में एक गुप्त डिप्लोमेटिक नेटवर्क थी। इस फर्म के जरिए उसने दुनिया भर की सरकारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और खुफिया एजेंसियों से सीधा संपर्क बनाए रखा। 22वां अध्याय, अरब इजराइल डील्स में छाया खिलाड़ी। 1978 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर कैंप डेविड एकॉर्ड के जरिए मिस्र और इजराइल को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, तो किसिंजर आधिकारिक भूमिका में नहीं था, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी सलाह और पुराने संबंधी बातचीत की कुंजी थी। अरब जगत में उसे अब भी एक पावर ब्रोकर के रूप में देखा जाता था। 23वां अध्याय, चीन अमेरिका रिश्तों का स्थायी पुल। तो 1970 के दशक में शुरू हुई अमेरिका चीन दोस्ती को किसिंजर ने 80 और 90 के दशक में भी जिंदा रखा। चीन के नेताओं डेंग सियाओपिंग से लेकर के जियांग जेमिन तक किसिंजर को एक पुराने दोस्त के रूप में देखते थे। यह समय समय पर बीजिंग जाकर संदेशवाहक का काम करता, खासकर तब जब अमेरिका और चीन के बीच कोई संकट आता। 24वां अध्याय, रूस के साथ नए खेल। तो सोवियत संघ के विघटन मतलब 1991 के बाद किसिंजर ने रूस के साथ संबंधों में भी भूमिका निभाई। वह अमेरिका सरकारों को सलाह देता रहा कि रूस को पूरी तरह अलग थलग ना किया जाए, लेकिन साथ ही नाटो का विस्तार भी रोका ना जाए। यानी उसने दोनों पक्षों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, जिससे अमेरिका की रणनीतिक बढ़त बनी रही। 25वां अध्याय, कॉर्पोरेट और जियोपॉलिटिकल गठजोड़। किसिंजर एसोसिएट्स के क्लाइंट में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां, बैंक, रक्षा उद्योग शामिल थी। इन कंपनियों को वह ऐसे देशों में निवेश करने की सलाह देता जहां राजनयिक जोखिम ज़्यादा था, लेकिन अमेरिका के हित में वहां पर पैर जमाना जरूरी था। कई बार यह सलाह असल में डिप्लोमेटिक लॉबिंग होती, यानी अमेरिकी विदेश नीति को इस तरह मोड़ना कि उसके निजी क्लाइंट्स को फायदा मिले। 26वां अध्याय, 9/11 और नई सदी का भू राजनीतिक नक्शा। तो 2001 में आतंकी हमले के बाद जॉर्ज बुश प्रशासन ने किसिंजर को 9/11 कमीशंस का चेयरमैन बनाने की कोशिश की, लेकिन हितों के टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप के चलते उसे पद छोड़ना पड़ा। फिर भी उसने निजी चैनलों से अमेरिका की आतंकवाद रोधी नीतियों और इराक युद्ध पर सलाह दी। भैया तो यहाँ पर एक बात है कि दोस्तों 2023 और 24 में एक नई डिप्लोमेटिक चाल सामने आई, जिसका नाम था ग्रैंड डिप्लोमेसी। पुतिन ने महसूस कर लिया था कि सैन्य मोर्चे पर यूक्रेन को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दुनिया की रोटी की टोकरी ब्लैक सी के रास्ते होने वाले अनाज के निर्यात को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। यूक्रेन दुनिया का बड़ा गेहूं और मक्का निर्यातक है और अफ्रीका से लेकर एशिया तक करोड़ों लोगों को पेट इसी से भरता है। पुतिन ने इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण कर पूरे ग्लोबल साउथ को एक तरह से बंधक बना लिया। तो उन्होंने ब्लैक सी ग्रैंड डील से बाहर निकलकर साफ संदेश दिया कि अगर मेरे साथ बातचीत करनी है तो पहले मेरे नियम मानो। ये सिर्फ युद्ध का
हथियार नहीं था बल्कि भू राजनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसमें यूरोप के साथ साथ अफ्रीका में भी राजनीतिक दबाव बढ़ा। कई अफ्रीकी देशों ने रूस समर्थक बयान बढ़े, लेकिन वहां रूस ने अनाज दान करना शुरू कर दिया, लेकिन चुनिंदा देशों को। यानी एक तरफ यूक्रेन और पश्चिम को भूखा रखो और दूसरी तरफ अपनी छवि ग्लोबल साउथ में एक रक्षक की बनवाओ। यह वही रणनीति थी जो शीत युद्ध में अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए अपनाई थी, लेकिन यह उसका डार्क वर्जन था। पुतिन ने अनाज को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बना दिया, और यही है डिप्लोमेसी का सबसे डरावना चेहरा, जब इंसानों की भूख एक सौदेबाजी का टूल बन जाती है। लेकिन रूस का खेल यही नहीं रुका। इसके साथ उन्होंने एक और चुपचाप करने वाली रणनीति अपनाई, डॉलर डिप्लोमेसी का मोड़। 2024 में रूस ने ब्रिक्स देशों और कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ा दिया। चीन और भारत के साथ रूबल युआन और रूबल रुपया में सौदे यूरो और डॉलर पर निर्भरता को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम थे। पश्चिमी पाबंदियों का जवाब देने के लिए पुतिन ने इस डिप्लोमेसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अगर तुम डॉलर में डील नहीं कर सकते तो मेरे सिस्टम में आओ। इसका असर यह हुआ कि कई देश जो पहले पश्चिम के दबाव में रूस से दूरी बना रहे थे, धीरे धीरे उसकी कक्षा में आने लगे। ये रणनीति दुनिया को एक नए मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ धकेल रही थी, और हर बैठक, हर सम्मेलन, हर व्यापारिक सौदा एक नए भू राजनीतिक नक्शे को जन्म दे रहा था। तो दोस्तों, डिप्लोमेसी के इन चालों में सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे यह असर करती है। आपको युद्ध का धमाका नहीं सुनाई देता, लेकिन इसके असर में से लाखों जिंदगियां बदल जाती हैं, और जब आपको एहसास होता है तब तक खेल आपके हाथ से निकल चुका होता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली खेल शुरू होता है। पर्दे के पीछे का युद्ध जो युद्ध नीति, कूटनीति के गलियारों में खेला जाता है, और जिसकी चालें दुनिया के नक्शे बदल देती है। संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क मुख्यालय से लेकर के जिनेवा, बेना और ब्रुसेल्स तक डिप्लोमेसी के इन गुप्त ठिकानों में ऐसे सौदे होते हैं जिनकी भनक आम जनता को कभी नहीं लगती। वहाँ नेताओं के हाथ में सिर्फ कलम नहीं होती, वहाँ उनके हाथ में होते हैं राष्ट्रों के भविष्य के अनुबंध हैं, और उनके इशारों पर कभी युद्ध शुरू हो जाता है तो कभी सदी पुरानी दुश्मनी खत्म। तो भारत के लिए भी यह अखाड़ा नया नहीं है। 1947 में आज़ादी के बाद पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी ब्लॉक की कठपुतली नहीं बनेगा, लेकिन समय के साथ ये सिद्धांत भी परख में आने लगे। 1962 का चीन युद्ध भारत की डिप्लोमेटिक सोच के लिए एक बड़ा झटका था। हमने माना था कि हिंदी चीनी भाई भाई वाली मैत्री चलेगी, लेकिन बीजिंग ने इसे कमजोरी समझा और हकीकत में कूटनीतिक धोखा दिया। यहीं से भारत ने सीख ली, डिप्लोमेसी में भारत अंधा नहीं होना चाहिए। और 21वीं सदी में आते आते भारत ने डिप्लोमेसी का एक नया चेहरा अपनाया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अमेरिका और रूस दोनों में दोस्ती रखना, लेकिन अपनी नीति किसी एक की जेब में ना डालना। इसी सोच के कारण भारत क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी, यानी एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत रणनीति, और दूसरी तरफ चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका के साथ उभरते बाजारों का गठजोड़। लेकिन यही रणनीति पश्चिम को चुभती है। वाशिंगटन से लेकर लंदन तक थिंक टैंक के कमरे भरे पड़े हैं उन रिपोर्टों में जिनमें लिखा है कि भारत का झुकाव अगर ग्लोबल साउथ की तरफ बढ़ा तो पश्चिमी वर्चस्व खतरे में आ जाएगा। इसी बीच भारत के चाणक्य स्तर में डिप्लोमेट्स ने एक और बड़ा खेल खेला, ऑपरेशन गुप्त गठबंधन, जहां खुले मंच पर दुश्मन दिखाई देते हैं, लेकिन बैक स्टेज में संवाद जारी रहता है। उदाहरण में अगर हम देखें तो इजराइल और फिलिस्तीन, भारत दोनों के साथ काम कर रहा है, जबकि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सऊदी अरब और ईरान, भारत दोनों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है, जबकि खाड़ी की राजनीति में ये ध्रुवीय विपरीत है, यानी मिलकर मित्रता का जाल बुनकर शत्रुता को मात देना, यही असली कूटनीति है। आज भारत के पास वह शक्ति है जो शीतकाल युद्ध में भी नहीं थी। जनसंख्या की ताकत, अर्थव्यवस्था की रफ्तार और भू राजनीतिक लोकेशन का सोने जैसा फायदा, लेकिन ताकत जितनी बढ़ती है खतरे भी उतने ही बढ़ते हैं। और पश्चिम ये बखूबी जानता है कि अगर भारत को रोका नहीं गया तो ये आने वाले समय में
आने वाले 25 सालों में एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इसलिए अगला मोर्चा अब सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं होगा, यह होगा डिप्लोमेटिक डिस्क्रप्शंस का, जहां भारत को उसके अपने पड़ोसियों और मित्र देशों से अलग करने की कोशिश होगी। और इसके लिए चालें इतनी महीन होगी कि आम जनता को लगेगा कि यह तो बस एक संयोग है, लेकिन असल में यह होगा सदियों का सबसे खतरनाक कूटनीतिक युद्ध। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या अमेरिका और चीन के बीच की ये लड़ाई और रूस के साथ उनकी कूटनीतिक खींचतान सिर्फ एक सामरिक टकराव है या ये 21वीं सदी का नया शीत युद्ध है? अगर आप इतिहास देखें 1947 से 1991 तक का, तो असली शीत युद्ध को आपको कुछ डरावनी समानताएं दिखेंगी। पहला, ब्लॉक पॉलिटिक्स का उभार। अब उस समय अमेरिका के नेतृत्व में नाटो था और सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट। आज अमेरिका के पीछे नाटो G7 है और चीन रूस के पीछे ब्रिक्स प्लस SCO और ग्लोबल साउथ के देश खड़े हो रहे हैं। तो प्रॉक्सी वार्स का फैलाव, शीत युद्ध में वियतनाम, अफगानिस्तान, सीरिया जैसी जंगें थी और आज यूक्रेन, मध्य पूर्व, अफ्रीका के कई हिस्सों और इंडो पैसिफिक का तनाव नए मोर्चे बन चुके हैं। तीसरी बात, आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल। तो जब हथियार परमाणु बम थे तब हथियार परमाणु बम थे, आज हथियार हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी बैन और सप्लाई चेन ब्लॉकचेन। तो भारत की कूटनीतिक चुप्पी या चालाकी, भारत इस खेल में ना तो पूरी तरह अमेरिका के साथ खड़ा है, ना चीन रूस के साथ। ये रणनीतिक स्वायत्तता है या खतरनाक संतुलन, क्योंकि एक छोटी सी गलती भारत को दोनों तरफ से दुश्मनी दिला सकती है और एक स्मार्ट चाल उसे नई वैश्विक शक्ति बना सकती है। तो आने वाला समय 2026 से 2030 ये वो विंडो है जिसमें या तो दुनिया बहुध्रुवीय हो जाएगी या फिर एक नया सुपरस्टार तय हो जाएगा, सुपर पावर तय हो जाएगा। AI, स्पेस और एनर्जी, ये 3 मोर्चे तय करेंगे कि कौन आगे रहेगा। कूटनीति अब सिर्फ मंत्रियों और दूतावासों का खेल नहीं है, ये डेटा, एल्गोरिदम और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग है। तो अगली बार जब आप किसी न्यूज हेडलाइंस में देखें कि अमेरिका ने किसी देश पर पाबंदी लगाई या चीन ने किसी नए बंदरगाह में निवेश किया, याद रखिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस गुप्त वैश्विक शतरंज की अगली चाल है जिसमें हर मुहरा मायने रखता है और शायद अगला मुहरा हम हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।